हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 21 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर से। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन स्लोज, डबलिंग टाइम राइजेज इन 18 स्टेट्स। अब हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि 18 स्टेट्स में, इंडिया के 18 स्टेट्स में जो डबल टाइम होने का वायरस का पीरियड है वो बढ़ गया है। 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में ये डेटा देखने को मिला है। कोविड-19 के जो केसेस हैं उनके वृद्धि दर, उनकी जो स्पीड है बढ़ने की, वो डबलिंग टाइम से मेज़र की जाती है। और ये डबलिंग टाइम एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कितना क्विकली केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के किसी रीजन में। तो ये डबलिंग टाइम 18 स्टेट्स में 8.5 दिन से ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 दिन से ज़्यादा दिनों में ही डबल हो रहे हैं। नेशनल एवरेज अभी इंडिया में 7.5 डेज़ है और 18 स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा है। अभी अगर हम जिन 18 स्टेट्स की बात की जा रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उनकी बात करें तो करीब 40% इन्फेक्शन का लोड ही ऐसे 18 स्टेट्स बेयर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं वो बाकी स्टेट्स में देखने को मिले हैं और इन स्टेट्स में जो इन्फेक्शंस के टोटल नंबर है वो 10,000 से भी ज़्यादा है। तो मिनिस्ट्री ने अभी जो लेटेस्ट डेटा दिया है मंडे तक के डेटे के अकॉर्डिंग 17,655 केसेस टोटल लाइव केसेस हैं, जिसमें से 559 की डेथ हो चुकी है। तो इतने केसेस अभी देखने को मिले हैं। कुछ स्टेट्स में ये बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि सबसे ऊपर है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली स्टेट्स और यूटी ऐसी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि शायद इनमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी हुई है, इसी कारण से ज़्यादा केसेस भी सामने आए हैं। अगर हम टेस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हुई है और ये 1000 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे टेस्टिंग की दर है दिल्ली में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरा नंबर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, केरला और तमिलनाडु। तो जिन स्टेट्स में टेस्टिंग हुई है उन स्टेट्स में जो केसेस हैं वो भी बढ़ते हुए देखे गए हैं, क्योंकि टेस्टिंग से क्लैरिटी आती है कि कितने पेशेंट्स एक्चुअल में इन्फेक्टेड हैं या नहीं। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो एक्चुअल कंडीशन की समझ भी नहीं आ पाएगी। नंबर ऑफ केसेस में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, फिर आता है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और एमपी। तो यहाँ पर डबलिंग टाइम काफ़ी कम हो गया है कुछ स्टेट्स में केवल। तो इस बात को बताया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा से। नेक्स्ट न्यूज़ है, डीयू डोनेशन फॉर पीएम एनआरएफ सेंट टू पीएम केयर्स। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और वहाँ के स्टाफ की सैलरी पीएम एनआरएफ नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए बोला गया था और उस फंड को जो डोनेशन किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको पीएम केयर्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया ऑन द डायरेक्शन ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री। तो इसी बात को यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है। अब हमारे लिए इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है ये दोनों फंड जिनकी बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड। तो हम लोग इसके बारे में, इन दोनों फंड्स के बारे में पूछ लेते हैं, बिकॉज इन फंड्स को लेकर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन फंड्स के स्पेसिफिक टर्म्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है, कब बनाया गया था और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स प्राइम मिनिस्टर, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसको क्रिएट किया गया था 28 मार्च 2020। काफ़ी एग्जाम में डेट स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर्स फंड बिल्कुल रिसेंट टाइम में कोविड-19 की सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया गया है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाया गया था, क्रिएट किया गया था 28 मार्च 2020 में, फॉलोइंग कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। अब इस फंड का काम क्या है? इस फंड का काम है कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन अभी जो कंट्री में बनी है और इस जैसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में कभी बनती है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिनेरियो में जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉम्बैट करना, प्रॉब्लम को कंटेन करना और रिलीफ एफर्ट जितने किए जा रहे हैं उन रिलीफ एफर्ट्स में गवर्नमेंट की के सपोर्ट के लिए इस फंड को बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हैं इस फंड्स के और फंड में प्राइम मिनिस्टर के अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहने वाले हैं।
कम से कम डोनेशन इसमें 10 रुपये तक का डोनेशन दिया जा सकता है। मिनिमम डोनेशन 10 रुपये तक का भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको इनेबल किया गया है माइक्रो डोनेशंस के लिए भी। और इसमें जो भी डोनेशंस दिए जा रहे हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर कोई कंपनी इनमें डोनेट करती है तो उनको जो भी डिस्काउंट या छूट है वो दी जाएगी। और इसके अलावा 30 जून तक अगर फंडिंग दी जाती है पीएम केयर फंड में, तो 80G जो इनकम टैक्स में आता है उसके दौरान 80G के तहत डोनर को एग्जेम्पशन दिया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये भी अनाउंस किया था इस फंड के बारे में, जो हमने पहले भी देखा, CSR के ऑब्लिगेशंस कंपनी के तहत इस फंड में डोनेशंस किए जा सकते हैं। तो ये पीएम केयर्स फंड की बात हो गई। पीएम नेशनल रिलीफ फंड ये काफ़ी पुराना फंड है और आज़ादी के बाद बनाया गया था। ये 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है जनवरी 1948। बहुत पुराना फंड है। और इसका काम क्या है? इसका काम भी इसी तरह की कंडीशन को डील करने के लिए इसको बनाया गया था। फंड रेज टू सपोर्ट पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक फंड बनाया गया था जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेचुरल डिजास्टर की अगर हम बात करें, जैसे कि फ्लड आ जाना, साइक्लोन के कारण जो डिजास्टर होती है या अर्थक्वेक के कारण, तो ऐसे कंडीशन में जो लोग प्रभावित होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, मॉनेटरी हेल्प और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स के लिए, या फिर मैन मेड डिजास्टर जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, एसिड अटैक या रॉयट्स हो गए, उनमें जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था। इसके अलावा अगर क्रिटिकल डिजीज़ होती हैं जैसे कैंसर डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट सर्जरी, तो ऐसी डिजीज़ में भी लोगों को सपोर्ट किया जाता है नेशनल रिलीफ फंड से, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से। और इसको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम बनाया गया था और पहली बार बनाने का पर्पस था कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे उन लोगों की हेल्प करना। तो ये दोनों फंड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कब बनाया गया था और क्या पर्पस है, स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों फंड्स इंपॉर्टेंट हैं। यमुना वाटर क्वालिटी इम्प्रूव्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। गवर्नमेंट की रिपोर्ट खुद ये बताती है, पिछले साल अप्रैल महीने के कंपैरिजन में इस साल जो क्वालिटी है यमुना की लॉकडाउन के कारण काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और ये बताया है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने। अब ये जो क्वालिटी बढ़ी है, जो इम्प्रूव हुई है, इसके कुछ कारण हैं, जैसा कि एक पहला सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन का होना। लॉकडाउन की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जितना भी रिवर में ड्रेन किया जाता था वो नहीं हो रहा, जिसके कारण क्वालिटी इंप्रूव हुई है। दूसरा है इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। गंगा के रिवर में जो फ्लो है उसके अप स्ट्रेचेस से फ्लो भी बढ़ा है, जिसके कारण ये क्वालिटी जो है इंप्रूव हुई है। फ्लो बढ़ने के कारण जो थोड़ी बहुत पॉल्यूटेंट्स रिवर्स में है वो बहुत जल्दी फ्लो हो जा रहा है और आगे बढ़ जा रहा है। तीसरा रीज़न है कि हरियाणा की तरफ से भी जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है वो क्लीन है, और उस क्लीन वाटर डिस्चार्ज के कारण भी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। अब यहाँ पर जो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड दो वर्ड मेंशन किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं। पहला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो एक एक करके दोनों देख लेते हैं हम। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। अब इस टर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में डिमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की डिमांड, और उस ऑक्सीजन की डिमांड जो बायोकेमिकल रिएक्शन पूरा करने के लिए चाहिए। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड होती है जो वाटर में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो नीडेड ऑक्सीजन कितनी चाहिए उस का मेज़र है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वाटर में पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं, और तो उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऑर्गेनिज्म या पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हो गए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये BOD के बारे में। और BOD की जो प्रोसेस है ये एरोबिक रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट
प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जितना ज़्यादा BOD लेवल है उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है और उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है रिवर। दूसरा जो टर्म है वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर विच इज़ नीडेड फॉर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब कि पानी में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, और वो ऑक्सीजन नॉर्मली जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रह रही है, उन ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल वाटर की प्योरिटी बताएगी, वाटर कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिच है। तो अगर ये लेवल डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा मतलब वाटर उतना ज़्यादा क्लीन है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की हायर वैल्यू बताती है पॉल्यूशन लेवल हायर है, पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन की अगर वैल्यू हायर हो जाएगी तो ये बताएगा कि ऑक्सीजन उतना ही प्योर, वाटर उतना ही ज़्यादा प्योर है, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए उतने ही ज़्यादा बेटर है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन से, बट क्वालिटी ऑफ वाटर रिड्यूस होती है BOD से। तो एक दूसरे के ऑपोजिट चलने वाले दोनों फैक्टर हैं। तो अगर हमें वाटर की क्वालिटी मेज़र करनी हो तो उसका BOD जो है कम होना चाहिए, BOD कम होना चाहिए और उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल हायर होना चाहिए, जो अभी की टाइम में ज़्यादातर रिवर्स में देखने को मिला है और यमुना रिवर में भी यही डेटा बताता है। अब हम यमुना रिवर के बारे में देख लेते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके ओरिजिन और इसके ट्रिब्यूटरीज को लेकर। यमुना सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया की यमुना रिवर। इसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में लोअर हिमालयाज में बंदरपुच पीक है जिसके साउथ वेस्टर्न स्लोप से यमुना रिवर निकलती है। ये ट्रैवल करती है टोटल 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते हुए फाइनली प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में गंगा से मर्ज हो जाती है। जो स्टेट्स हैं जिनसे फ्लो करती है यमुना रिवर वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। और जो मेजर सिटीज़ हैं यमुना के बैंक पर स्थित, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज। यमुना की ट्रिब्यूटरीज ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना की हिंडन, टोन्स, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ससुर, खांडेरी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेतवा, केन, सिंध और भागेन। तो ये यमुना रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइना सेज इंडियन ट्रेड कर्व आर अगेंस्ट WTO प्रिंसिपल्स। इंडिया की रीसेंट पॉलिसी अभी आई थी और इस पॉलिसी के बाद चाइना के अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स को एक तरह से रोक दिया गया। चाइनीज़ फर्म्स के द्वारा, चाइनीज़ बैंक्स के द्वारा मौके का फ़ायदा उठाकर इंडियन कंपनीज़ में अपने स्टेक्स बढ़ाए जा रहे थे। जैसे HDFC में चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने स्टेक बढ़ाए थे। तो ये आगे ना हो तो FDI अगर चाइना के द्वारा कुछ किया जाएगा तो उन FDIs पे रोक लगाया था। और ये जो रूल आया था ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया था और इन रूल्स के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन उन कंट्रीज़ पे लगाई गई है जो अपना लैंड बॉर्डर इंडिया से शेयर करते हैं। और अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ से टच करता है। ये कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज़ से कोई कंपनी इंडिया में अगर FDI में पैसा लगाना चाहती है तो उन पे अभी के लिए बैन कर दिया गया है। इस बात को लेकर चाइना ने WTO का हवाला देते हुए ऐसा बोला है कि इंडिया की तरफ से ये WTO प्रिंसिपल का उल्लंघन है। हालांकि चाइना ने ऑलरेडी कई सालों से इंडियन कंपनीज़ के चाइनीज़ मार्केट में एंट्री पे अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। इंडियन IT कंपनी और इंडियन फार्मा कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण इंडियन IT कंपनी बड़े लेवल पे चाइना में फंक्शन नहीं कर पा रही है। बट अभी उन पे छोटा सा रिस्ट्रिक्शन जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगा तो वो WTO का हवाला देकर अपनी पोजीशन जो है वो बड़ी दिखाना चाह रहे हैं। चाइना का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दिसंबर 2019 तक तो वो $8 बिलियन का है, जो 2014 के बाद 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। मेजर इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ फर्म के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में है। टेलीकॉम
इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, हाउस होल्ड सेक्टर में बड़ा है। अब यहाँ पर WTO की बात की गई है, तो हम WTO के बारे में, जो WTO एज ए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज़ के बीच होता है, उनको डील करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। WTO ऑफिशियली 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था मरक्कस एग्रीमेंट के तहत। मरक्कस एग्रीमेंट 1995 में हुआ था और मरक्कस एग्रीमेंट के बाद WTO को फॉर्म किया गया था। 1995 से पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो GATT के थ्रू देखा जाता था। गेट 1948 में बनाया गया था और ये जो एग्रीमेंट है 1948 से लेकर 1995 के टाइम में इसी एग्रीमेंट ने वर्ल्ड ट्रेड को डील किया था। ये एग्रीमेंट है, इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1948 से 1995 तक GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड को देखता था और 1995 के बाद WTO स्टैब्लिश किया गया। ये आज के टाइम में लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। WTO का हेड ऑफिस है जेनोवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के हेड ऑफिस एक लोकेशन पे नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड बैंक और IMF का जो हेड ऑफिस है वो USA में है, USA में वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस, और WTO का हेड ऑफिस है जेनोवा, स्विट्ज़रलैंड में। WTO के जो टोटल मेंबर हैं 164 मेंबर कंट्रीज़ आज की डेट में टोटल मेंबर हैं। इसका काम है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड बैरियर एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड। डायरेक्टर जनरल WTO के हैं रॉबर्टो अजेवेडो। IT पैनल टू मीट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी मीटिंग करने के लिए अप्रूवल दिया गया। और ये जो अप्रूवल अभी रिसेंटली दिया गया है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन हैं, वो हैं शशि थरूर, तो उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। जो बजट सेशन इंडिया का होता है फरवरी और मार्च के महीने में, वो 23 मार्च को क्लोज़ किया गया था। कोरोना वायरस के जो केसेस इंडिया में बढ़ रहे थे उसके कारण एब्रप्टली इसको क्लोज़ किया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई सेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो रिक्वेस्ट के बाद लोकसभा स्पीकर के द्वारा ये जो अप्रूवल है दिया गया है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एक रूल 267, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसके थ्रू ही जो कमिटीज़ होती हैं वो अपनी सिटिंग्स करती हैं। रूल 267 ऑफ लोकसभा रूल है। रूल 267 ये कमिटीज़ के फंक्शनिंग के रिगार्डिंग रूल है और ये बताता है कि सिटिंग्स ऑफ कमिटी शैल बी हेल्ड विद इन द प्रीमाइस ऑफ पार्लियामेंट्री हाउस। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनकी जो मीटिंग्स होनी है वो पार्लियामेंट्री हाउस में होगी। और इन केस अगर ये नेसेसरी बन जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर इन मीटिंग्स को किया जाए, तो उसका फाइनल जो डिसीज़न है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा एंड स्पीकर का डिसीज़न ही फाइनल होगा। तो नॉर्मली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में ही, और अगर बाहर मीटिंग की जाएगी तो उसका फाइनल डिसीजन देते हैं पार्लियामेंट के जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो। और ये रूल 267 कहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात की गई है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ग्रुप ऑफ एक MPs है, MPs का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का एक ग्रुप है जो कि अपॉइंट किया जाता है दोनों हाउसेज़ में। हाउसेज़ के सेपरेटली भी ग्रुप होते हैं और जॉइंट ग्रुप भी बनाए जाते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी स्टडी करती हैं वेरियस मैटर्स के बारे में। वो बहुत क्रिटिकल मैटर जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है जो पार्लियामेंट डायरेक्टली डील जिन मैटर्स में नहीं कर सकता उन मैटर्स को देखने के लिए ये कमिटीज़ बनाई जाती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैटर्स हैं, फाइनेंस के मैटर हैं, डिफेंस से रिलेटेड मैटर है। ये मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। पूरी पार्लियामेंट में 500 साढ़े 500 लोग बैठ के एक लोकसभा में सारे लोग इन कॉम्प्लेक्स मैटर को एक साथ डिस्कस अगर करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है और डिसीजन मेकिंग बड़े ग्रुप में
कम हो जाती है। तो इसी कारण से ये छोटी कमिटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, सो दैट जो प्रोविज़न्स हैं किसी मैटर में वो अच्छे से देखे जा सके, समझे जा सके, एक्सपर्ट्स की जो कंसल्टेशन है, सजेशन है, वो लिए जा सकें और मैटर्स को अच्छे से डील किया जाए। इसलिए मैटर्स पे अलग अलग कमिटीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं। इसके अलावा ये जो कमिटीज़ हैं ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि गवर्नमेंट की वो ब्रांच जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है उन पे भी सुपरविज़न रखती है, उनको उनके फंक्शन को भी मॉनिटर करती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में मिनिस्टर्स आते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं। मिनिस्टर्स कभी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मेंबर नहीं होते हैं। केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, तभी वो मिनिस्टर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी एक रेगुलर कमेटी है जो हर साल फॉर्म होती रहती है और कंटिन्यूअस तरीके से रेगुलरली अपना काम पीरियडिकली करती रहती है। और ऑन द अदर हैंड जो एड हॉक कमेटी होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। अलग अलग टाइम में अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। नॉर्मली स्टैंडिंग कमेटी लगातार अपना काम करते रहती हैं। तो ये बात की हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। यहाँ पर एक न्यूज़ है, विजय माल्या लूजेज यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट अपील। हाई कोर्ट में विजय माल्या के द्वारा लंदन में ये अपील की गई थी कि उनको इंडिया वापस ना भेजा जाए, बट उनकी अपील अभी वो केस हार चुके हैं और एक अपील और पेंडिंग है। और अगर वो भी अपील जिसकी पूरी उम्मीद है वो खारिज हो जाएगी, उसके बाद उन्हें इंडिया लाया जा सकता है। करीब महीने भर के टाइम में वो इंडिया वापस लाए जा सकते हैं और इंडियन कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट की तरफ से। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डील करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को से रिलेटेड केसेस देखता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ वर्ल्ड पेज की है, यूरोप बिगन्स ईजिंग लॉकडाउन स्टेप्स। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और अभी थोड़ा सा वो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और कम होते हुए केसेस दिख रहे हैं। उसके बाद यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ ने जो लॉकडाउन किए हुए थे उनमें थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन देना शुरू किया है। इन कंट्रीज़ में है जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और स्पेन। तो इन कंट्रीज़ में जो रिलैक्सेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें जर्मनी में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम देखने को मिली है। अभी तक यूरोप में टोटल केसेस अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 2.4 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना वायरस से। 2.4 मिलियन लोग इन्फेक्टेड है, करीब 24-25 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से 1,65,000 की डेथ हो चुकी है। मतलब करीब 1.25 लाख लोग मर चुके हैं इस डिजीज़ से वर्ल्ड ओवर। और इस पूरे डेटा में 2/3 का जो शेयर है वो केवल और केवल यूरोपियन कंट्रीज़ का है, 1/3 बाकी पूरे वर्ल्ड का है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है इस डिजीज़ से, कोरोना वायरस से, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट्स टाइम फ्रेम फॉर बैंक एंड डिसबर्स लोन। बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए 20 अप्रैल से थोड़ा रिलैक्सेशन इंडिया की तरफ से भी दिया गया है और इस पीरियड में क्रेडिट फ्लो जो बैंक से है वो अच्छे से छोटे फर्म्स को हो और लोगों को किया जाए। इसके लिए बैंक पे जो टाइम फ्रेम है लोन देने के लिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सेट किया गया है। जो बैंक है उनको डिसबर्समेंट, लोन का डिसबर्समेंट 6 to 9 वर्किंग डेज में करना होगा वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए। और ये जो लोन्स जो माइक्रो एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को दिए जाते हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाते हैं। इन लोन्स को फोकस में रखकर लोगों को लोन देने के लिए कुछ गाइडलाइंस फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों के लिए निकाली हैं। आरबीआई रेजेज WMA लिमिट फॉर अप्रैल टू सितंबर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज और मीन्स की जो लिमिट है वो स्टेट्स
के लिए बढ़ा दिया। अभी तक ये जो लिमिट थी वो 1.2 लाख करोड़ थी, जिसको अब 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया है। और इसका कारण है, पहले हम देख लेते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है। वेज एंड मीन्स एडवांस एक मैकेनिज्म है जो आरबीआई यूज़ करता है अपनी क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत। अब ये जो टूल है उसका यूज़ करके स्टेट्स आरबीआई से पैसा एडवांस ले सकते हैं, पैसा लोन पे ले सकते हैं अपने टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टेम्परेरी प्रॉब्लम मतलब कि अगर स्टेट्स को पैसों की कमी हो रही है और स्टेट्स को अपने पेमेंट देने में, एक्सपेंडिचर करने में, और बाकी कुछ अगर स्पेसिफिक कोई इमरजेंसी कंडीशन बन गई है तो उस कंडीशन में पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे सिनेरियो में आरबीआई से स्टेट्स पैसा ले सकते हैं। अभी ये लिमिट 1.2 लाख करोड़ तक थी, यानी कि 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई से लोन नहीं लिया जा सकता था। बट कोविड-19 के केस में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। तो ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया है जिससे कि स्टेट्स गवर्नमेंट कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों के प्रति जो अपने रिलीफ मेजर्स कर रही है वो रिलीफ मेजर स्ट्रांगली कर सके और लोगों तक हेल्प पहुंच सके, उसमें पैसों की कमी ना हो। WMA वेज एंड मीन्स एडवांस दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल और दूसरा स्पेशल। नॉर्मल कंडीशन में डायरेक्टली एडवांस लिया जा सकता है स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा, और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस में सिक्योर्ड एडवांसेस लिए जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो एडवांस लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेबी सर्विलेंस टिल May 28। अब सेबी ने स्टॉक मार्केट पे जो अपना सर्विलेंस है वो टाइट कर दिया है। टाइट सर्विलेंस करने का कारण है कि जो मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन के डाउन फेज में जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है उसको देख के किया गए कुछ नए नॉर्म्स निकाले गए हैं सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर सेबी जो रेगुलेटर का काम करता है स्टॉक मार्केट के लिए, उसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया में, और इसको इस्टेब्लिश किया था 1988 में। 1988 में सेबी बना था, लेकिन उसके बाद उसके 4 साल के बाद इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई, मतलब कि एक्चुअल सेबी के बाद जो अभी की पावर है वो पावर आई थी 1992 में सेबी एक्ट के तहत। 30 जनवरी 1992 को सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। 1988 में ये फॉर्म हुआ और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और एजेंसी के एग्जीक्यूटिव हैं और चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो ये सेबी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।